अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है बेटा सेकंड ईयर वालों? ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो? वापस तशरीफ़ ले आओ ज़रा, और ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जहन बना लें आपका महबूब सब्जेक्ट पढ़ने का, जो कि ऑब्वियसली केमिस्ट्री है। तो हाँ जी, क्या पढ़ा था बेटा लास्ट टाइम हमने? आप जनाब अली माशाल्लाह 5वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, बल्कि में भी 3-4 लेक्चर या 4 या 5 लेक्चर और लगेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पीछे रह जाएगा फिर आपका 6 चैप्टर और 7 चैप्टर। देख लें, बस मिड टर्म आपकी आने को है और उसके लिए भी अपनी तैयारी करके रखें। मैंने आपके लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है, यूनिक का जो होता है एग्ज़ाम, फुल लेंथ पेपर, उसमें आपको हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आपको ये जो बात मैं बताता हूँ ना कि शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड के हवाले से बताई जाती है। तो लेकिन हम चूँकि यूनिक में आपको कोशिश होती है कि ये मैक्सिमम आपकी तैयारी करवाई जाए ताकि आप ओवरऑल सिलेबस को गो थ्रू करें, तो इसलिए फिर आपको इसमें FLP में लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है। उससे नहीं देखा जाता कि भाई ये बोर्ड में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है या नहीं। तो जब आप इसकी तैयारी की होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला बोर्ड में भी आसानी होगी। ओके जनाब, हम पढ़ रहे थे ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, ऐसे ही है। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन में हमने देखा ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, इंतहाई आसान सिंपल सी इक्वेशन है। उसमें हमने देखा था कि O3F2 मेन इसका है और उसको बनाया जाता है और उसकी डीकम्पोजिशन की एक इक्वेशन है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा था कि ये ज़रूर देख लीजिएगा, OF2 का और O2F2 का, दोनों का। और इसी तरह O3F2 का दिया नहीं हुआ उसने, लेकिन ऑब्वियसली बनाया जा सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था O3F2, तो कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे हो जाएगा ये, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, 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 फ्लोरीन, यूँ करके लिख लोगे, ठीक है। O2F2 में क्या था? सिर्फ ये वाला जो बीच में एक ऑक्सीजन है ये नहीं होगा, बस ये ऐसे आ जाएगा, इजी था। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आपने देखे। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में आपने देखा कि मेनली हम ClO2 को डिस्कस करेंगे और उसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड को, और इसमें इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको रिड्यूस किया जाता है सोडियम क्लोरेट से या पोटाशियम क्लोरेट से। अगर करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर आप साथ में ऑक्सैलिक एसिड भी डालते हैं, मैंने आपको बताया था रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जनाब अली एक छोटी सी इक्वेशन थी क्लोरीन हेप्टाइड इसकी ऑक्साइड की, और आज हमने शुरू करना है ब्रोमीन ऑक्साइड और इसका आयोडीन का। इंतहाई सिंपल सी ये भी इक्वेशन है, जल्दी से इसको एक नज़र देखते हैं और फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन, फिर उस पर बात करते हैं। इसको पहले जल्दी से देख लेते हैं। क्या है जनाब? ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन में, ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन, जी जनाब, इसका एक ही ऑक्साइड है Br2O, और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, और इसके नतीजे में आपको मिलता है Br2O और साथ में हो जाएगा AgBr3, सॉरी AgBr3। सिंपल सी इक्वेशन है, इसको बस जहन में रखें और इसमें कोई ख़ास बात नहीं। बाकी इसका सिंपल रीड कर लीजिएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होता है, बाकी सिंपल। ओके जी, उसके बाद ऑक्साइड ऑफ आयोडीन पे देखें। ऑक्साइड ऑफ आयोडीन में क्या होना है?
I2O5 इसका मेन ऑक्साइड है जो कि इम्पोर्टेंस रखता है, I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड। तो ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ये किया जाता है जनाब अली, आयोडिक एसिड को हीट करेंगे, HiO3 इसको आप हीट करेंगे और आपको मिलेगा I2O5 और साथ में वाटर। अगर आप I2O5 का, अब दो इसकी रिएक्शन है, I2O5 के दो रिएक्शन है, I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड, एक रिएक्शन है इसका इसी तरह वाटर के साथ ही। देखो HiO3 का ब्रेकअप हुआ है तो I2O5 बना है और साथ में वाटर बना है। तो अगर I2O5 और वाटर का रिएक्शन आपस में करवाएंगे तो क्या बनेगा? HiO3 बन जाएगा, HiO3। अच्छा, दूसरी तरफ इसका क्या रिएक्शन है? एक रिएक्शन है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होगा कि ये बना देगा CO2 और साथ में आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगी। दो रिएक्शन, पेज नंबर 85 के ऊपर आयोडीन के ऑक्साइड्स में आयोडीन पेंटाऑक्साइड सिंपल। एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक नज़र क्या देखा अभी तक हमने। ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन एक ही क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सॉरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है ब्रोमीन का और आपको मिलेगा Br2O, ठीक हो गया, जो ब्रोमीन का एक ही ऑक्साइड है, और साथ में AgBr3 बन जाएगा, AgBr2 बनेगा, सॉरी, ओके। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ आयोडीन में क्या है? HiO3, ये डिकम्पोज होगा टेम्परेचर के ऊपर, इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर देते हैं, ये डिकम्पोज होगा और ये बना देगा I2O5 और साथ में वाटर। और I2O5 के दो रिएक्शन है, एक उसका रिएक्शन है वाटर के साथ, एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो बाकी वही चीज़ जो कि पहले ब्रेक डाउन होने से बनी थी वो दोबारा HiO3 बन जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आयोडीन मॉलिक्यूलर। बस इतनी सी बात है। अब आ जाए जनाब अली आप नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ जी, डिस्पोर्शनेशन। ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड में आया हुआ है ये कई बार। वैसे तो बोर्ड में इस चैप्टर में से आया ही मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन करता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आया करते हैं इस चैप्टर में से। हाँ जी, क्या है जनाब अली डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन? बेसिकली जब आप कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई रिएक्शन देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही होती है और एक स्पीशी जो है वो रिड्यूस हो रही होती है। आपने पिछले चैप्टर्स में तीसरा चैप्टर पूरा, चौथा चैप्टर पूरा, 5वां चैप्टर ख़त्म होने को है, बेशुमार रिएक्शंस देख लिए हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं? आपको पता है ये बात कि इसको नॉर्मली क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं ना ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन हो रही हो और ऑक्सीडेशन हो रही हो। अच्छा, आपने ये देखा है कि यूजुअली एक स्पीशी होती है जो ऑक्सीडाइज हो रही होती है और एक स्पीशी होती है जो रिड्यूस हो रही होती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीडाइज हो जाती है और दूसरी उसी के अगेंस्ट उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रही होती है। ऐसे ही होता है ना, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो जिस स्पीशी ने एक इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में मिल रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, तो इसके अंदर एक चीज़, एक स्पीशी ये इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे लूज़ कर रही है और लूज़ करके ये बना रही है, तो ये स्पीशी इसी के दिए हुए इलेक्ट्रॉन गेन करके ये चीज़ बना रही है। तो एक में चीज़ हो रही होती है ऑक्सीडेशन और साथ में दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही होती है। ऐसे होता है ना। अगर
किसी रिएक्शन में एक सिंपल स्पीशी, एक ही चीज़ वही ऑक्सीडाइज हो रही हो और वही खुद ही रिड्यूस हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहा है मैंने? अ रिएक्शन इन विच अ स्पीशी, अब वो स्पीशी कोई भी हो सकती है, वो आयन भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकती है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या कहूँगा? रिएक्शन इन विच अ स्पीशी, अब वो क्या हो सकती है? वो आयन, एटम, मॉलिक्यूल, जो मर्जी हो, इज reduced and oxidized simultaneously। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही स्पीशी, वही स्पीशी खुद ही रिड्यूस हो रही है, वही स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है। इसको आप कहेंगे कि ये डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में और इसमें फ़र्क क्या हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन में एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है और दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही होती है। इसमें क्या होगा? इसमें एक ही स्पीशी होगी, वो दो प्रोडक्ट दे रही होगी, और वो दोनों प्रोडक्ट के नतीजे में क्या बन रहा होगा? एक ऑक्सीडाइज्ड होगा और एक रिड्यूस्ड होगा। क्लियर होगी बात? इसको इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लें, किसी किस्म का शक नहीं रखना है इसके अंदर। पेज नंबर 85 के ऊपर लास्ट में लिखा हुआ है, डेफिनेशन इसकी यहाँ लिखी हुई है, मैंने भी वैसे लिख दी है। अ रिएक्शन इन विच अ स्पीशी, कोई भी हो सकती है, चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक हो गया? साइमल्टेनियसली का मतलब इकट्ठा, साथ साथ। अच्छा, अब इसका रिएक्शन, अच्छा, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा करता है। वो ये भी कह सकता है कि डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन बताएं क्या होता है, व्हाट इज डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें भी यही बात आ जाएगी। सम टाइम उसने क्या किया हुआ है, वो कहता है कि गिव द रिएक्शन ऑफ NaOH with chlorine in hot and cold state, in hot and cold state। बात समझ ले दोनों तरीकों से। अगर वो ये कहता है कि NaOH का रिएक्शन दें विद क्लोरीन हॉट एंड कोल्ड स्टेट में, उसका जवाब भी यही है, उसमें भी यही चीज़ें आनी, डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। और सम टाइम वो बाय नेम भी कह देता है कि डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन बताएं। क्लियर होगी बात? इसकी क्वेश्चन देखिए, NaOH जब रिएक्शन करता है ना क्लोरीन के साथ इन कोल्ड स्टेट, पहले कोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 15 पे। तो ये जनाब अली क्या बनाता है? ये बनाता है NaCl, साथ में NaClO और साथ में वाटर। क्या बनाता है ये तीन चीज़ें बनाता है। NaOH क्लोरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसी को कोल्ड स्टेट भी कहते हैं। NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर। क्लियर होगी जी बात? पेज नंबर 86 के ऊपर पहला रिएक्शन, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। इसको मैं बैलेंस करने का तरीका भी बता देता हूँ आपको, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना आप। इसको बैलेंस बेसिकली करने का तरीका नहीं है, इसका बैलेंस याद रखना है। क्या? ये देखो ज़रा, आपने लगा देना है यहाँ पे इसके साथ 2, बाकी सारा कुछ ऐसे कैसे। क्या? इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? आपने सिर्फ NaOH के साथ लगाना है 2, बाकी सारा ऐसे ऐसे ही, ऐसे कैसे ही रहेगा। आप इसको याद रखने के लिए यूं भी कह सकते हैं 21,111, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। क्या आपने करना है? तरतीब यही रखोगे, तरतीब यही रखना, तरतीब ना डिस्टर्ब करना।
NaOH क्लोरीन के साथ रिएक्शन 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर NaCl बना, NaClO बना, वाटर बना। बैलेंस करने के लिए आपने इसको याद रख लेना 21-111। 21-111 का क्या मतलब 2 1 1 1 1 21-111 यूँ करके फिगर याद रख लो, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता रहता है बोर्ड में, इसलिए इसके लिए बता रहा हूँ। वरना यूजुअली तो आप ये ऐसे ही होता है कि बैलेंसिंग आपको या तो वहाँ करनी पड़ेगी या फिर आप उसको इक्वेशन के साथ याद करें। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या ये देखें ज़रा, आप इसके ऊपर नोटिस करें ज़रा बात। क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सोडियम की क्या होती है? +1। क्लोरीन की क्या होगी? -1। क्या होगी क्लोरीन की? -1। अब आगे देखें, ऑक्सीजन की क्या है? -2। सोडियम की क्या है? +1। तो इसका मतलब है क्लोरीन मस्ट बी एट +1। बात समझ आ रही? अब एक ही क्लोरीन थी, यहां तो 2 कंपाउंड नहीं थे ना क्लोरीन के, यहां पे तो क्लोरीन का एक ही कंपाउंड था, क्लोरीन गैस थी। इसी क्लोरीन गैस ने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, -1 मींस रिड्यूस हुई, और इसी क्लोरीन ने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, +1 होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो मीन ऑक्सीडेशन होगी। एक ही क्लोरीन थी जिसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। प्रोडक्ट में हमें 2 चीज़ें मिली, एक NaCl और दूसरी NaClO। हमने ये देखा है कि NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, NaClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इट मीन्स ये वाली स्पीशी रिड्यूस्ड स्पीशी है, ये वाली स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी है। और शुरू कहाँ से हुई बात? एक फ्री क्लोरीन से, डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर होगी जी बात? कोई शक शुबे वाली बात तो नहीं है, सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद अब ये जो NaClO बना है ना, इसको अगर आप हीट करें ना तो ये फर्दर डिकम्पोज होता है। कैसे करता है ये बनाता है NaClO, इसको आप कोई 70 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको हम हॉट रिएक्शन कह रहे हैं। एक है कोल्ड स्टेट और दूसरी है हॉट स्टेट। ये कोल्ड स्टेट है और ये हॉट स्टेट है, ठीक हो गया। इसको जब रिएक्शन करवाया जाए तो ये बनाता है NaCl मज़ीद, साथ में NaClO3 और साथ में वाटर। पेज नंबर 86 पे इसको देख लें। NaClO आपने इसको ब्रेक डाउन करवाया, बना उसके नतीजे में NaCl, साथ में NaClO3, 2 चीज़ें, NaCl और साथ में NaClO3। इसको भी बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आपने यहाँ पे लगा देना 2 और यहाँ पे लगा देना 2 और इधर लगा देना 3। क्या बन गया? 3 to 1, 2 1 1 1 1। इस इक्वेशन में क्या बन गया? 3 to 1। ये तो वैसे छोटी सी इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको कोई कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो आसान है। अब आपने NaCl का इसका रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ। पहले आपने वो रिएक्शन करवाया हॉट पे, फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, वो रिएक्शन हुआ कोल्ड स्टेट पे। रिएक्शन बेसिकली एक ही है, रिएक्शन अलग अलग नहीं है। पहले आपने हॉट पे किया, पहले आपने कोल्ड स्टेट पे किया है, उसके नतीजे में आपको NaClO बना है। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर फर्दर बना देता है NaCl और NaClO3। तो क्या इस रिएक्शन का एक ओवरऑल रिएक्शन निकाला जा सकता है? जब मैं ओवरऑल रिएक्शन निकालता हूँ तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है कि जो चीज़ें दोनों साइड पे कॉमन होंगी, मिसाल के तौर पे एक चीज़ यहाँ पे भी है, एक चीज़ यहाँ पे भी है, तो ये नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूम होगी ना, ये इसी रिएक्शन का कंटिन्यू है ना, तो ये कंज्यूम हो गई। तो आप जब इसको लिखेंगे तो क्या बनेगी बात? NaOH प्लस क्लोरीन, ये नहीं लिखा जाएगा। अब आगे क्या आएगा? क्या क्या चीज़ें इसमें हैं? NaCl, साथ में NaClO3, ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये तो कंज्यूम हो गया। और तीसरी चीज़ क्या है? वाटर।
क्लियर जी? ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपने वर्ड याद रखना है, वो क्या है? 63,513, 6, 3, 5, 1, 3। पहली इक्वेशन में क्या बनाया आपने? 21, 111, 2, 1, 1, 1, 1, 1 सारी जगहों पे। उसके बाद 3, 2, 1, उसके बाद 63,513, 6, 3, 1, 5, 1, 3। ये याद रखने के लिए एक बताया जा रहा है तरीका। अगर आप समझते हैं कि आप इसको बैलेंस कर सकते हैं तो ठीक है, बैलेंस कर लें, लेकिन बेहतर ये है, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसलिए बेहतर है कि इसको याद ही कर लो, इसकी बैलेंसिंग को याद कर लो, क्योंकि बैलेंस आप लोग कर लेंगे, बैलेंस आप लोग करना जानते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जब आप वहाँ पे बैठे होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन एक अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस बैलेंस करने में 10 मिनट लगा दें। ठीक हो गया? इसलिए इस तरह की जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो फिर मैं कह रहा हूँ कि आप उसको याद कर लें। 63,513 ये वर्ड याद रखें, 21, 111 ये वर्ड याद रखें, 3, 2, 1। हो क्या रहा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करते हैं। डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है कि डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं इन विच अ सिंगल स्पीशी, एक ही स्पीशी इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। क्लियर होगी बात? एक ही स्पीशी है, वो ऑक्सीडाइज भी हो रही है, वो रिड्यूस भी हो रही है। इसकी इक्वेशन में क्या बनेगी बात मैंने आपको बताया हुआ। ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, डिस्पोर्शनेशन भी कह सकता है और वो ये भी कह सकता है कि क्लोरीन का रिएक्शन दें विद हॉट एंड कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम रिएक्शन शुरू करवाते हैं कोल्ड स्टेट से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। NaOH में से क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है, वी गेट 2 स्पीशीज NaCl एंड NaClO। इनके भी नाम मैं बता देता हूँ। NaClO अगले आपने जो पढ़ना है ना, इसमें रिएक्शन इसी में नाम ही इसके डिस्कस होने, अगला जो टॉपिक है NaClO और साथ में वाटर। इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना है। याद रखने के लिए आप कर लें 21, 111। दूसरा फर्दर क्या होता है कि जब आप इसी चीज़ को हीट करते हैं अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो NaClO ब्रेक डाउन होता है और वो बनाता है NaCl और साथ में NaClO3। ठीक हो गया? जब ये बनता है तो इसकी इक्वेशन की बैलेंसिंग आप 3, 2, 1 करके कर लेंगे, 3, 2, 1। ओके, जब आप इसका ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या मिलता है? NaOH क्लोरीन, वो तो आपने देख के निकाल लेना है। यहाँ से NaOH और क्लोरीन आ गई, सोडियम क्लोराइड आ गया, NaClO कंज्यूम हो गया, ये नहीं लिखा जाएगा। NaClO3 प्रोडक्ट है, वाटर प्रोडक्ट है। इसको बैलेंस करने के लिए 63,513, 63513, 63513। क्लियर होगी बात? इतनी सी बात है डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन में। एक नज़र देख लें, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बाकी ठीक है, सब ठीक हो गया जी। आइए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट, और वो है ऑक्सी एसिड्स। आपने पहले पढ़े हैं एसिड्स, अब हमने पढ़ने हैं ऑक्सी एसिड। और ये ऑक्सी एसिड आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, ऑक्सी एसिड आपने पीछे भी पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़े हैं बोला? ऑक्सी एसिड आपने नाइट्रोजन के भी पढ़े हैं इससे पहले। जी जनाब, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? अब मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि ऑक्सी एसिड होते क्या हैं। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होगी और जिसमें हाइड्रोजन भी होगी। हाइड्रोजन की वजह से हम उसको एसिड कह रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से हम उसको ऑक्सी कह रहे हैं। तो जिस वो कंपाउंड का है, मिसाल के तौर पे क्लोरीन की बात करूंगा तो ये बात ये होगी कि क्लोरीन के ऑक्सी एसिड। फ्लोरीन की बात करूंगा, फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड। ब्रोमीन की बात करूंगा, ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड। इसी तरह आपने पीछे जो पढ़ा नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, क्या थे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड? HNO2, HNO3, याद आया? HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये आपने नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड पढ़े। सेम वाइज इस पे बात करेंगे हम। अच्छा, इसमें जो एक थोड़ी सी चीज़ नई होगी ना, वो ये होगी कि हम इसको ऑक्सी एसिड्स को नाम देने का जो तरीक़ाकार है, जिसको नोमेनक्लेचर कहते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे।
ठीक हो गया। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या है, बड़ा आसान सा। पेज नंबर 86 पे हूँ मैं इस वक्त, और दिखने में वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन वो मुश्किल है नहीं। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। टाइम है हमारे पास, अभी 10 मिनट हैं, इंशाल्लाह ताला देखते हैं जितना मैक्सिमम आज हो गया ये। ओके जनाब, अच्छा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के ऑक्सी एसिड में जो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड है ना, ये अभी तक प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सके। ऑक्सी एसिड से क्या मुराद है? ऑक्सी एसिड से मुराद होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में फ्लोरीन का कंपाउंड। जब मैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये लिखा है, बिल्कुल इसी तरह जब मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से ये बन जाएगा HOF, HOF, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं ना, वैसे तो सारे के सारे ही ऑक्सी एसिड जो हैं ये अनस्टेबल ही हैं, सिर्फ ये एक्वस फॉर्म में मौजूद होते हैं, इनको आप सॉलिड फॉर्म में हासिल नहीं किया जा सकता। एक्वस फॉर्म में स्टेबल होते हैं, स्टेबल इन एक्वस फॉर्म। इनको सॉलिड फॉर्म में हासिल करना, ये एक्सट्रैक्ट करना अभी तक नहीं हो सका। HOF के जो एसिड होते हैं ये तो पहले बन ही नहीं रहे थे। जो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं ये पहले बन ही नहीं रहे थे, तैयार ही नहीं हो पा रहे थे। बहरहाल फिर अभी कुछ अर्सा पहले ये पता चला है कि HOF जो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड हैं ये बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनको भी अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, स्टेबल नहीं है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फौरी तौर पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए हम फ्लोरीन वाले ऑक्सी एसिड नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्लोरीन का डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और क्लोरीन ही मेन है, ब्रोमीन और आयोडीन के छोटे छोटे से हैं। अब आ जाते हैं, पहले हम बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के ऊपर। अच्छा, नॉमेनक्लेचर की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप लोग ज़रा ना मेंटली हाजिर हो जाएं। अब अगर ध्यान से ये बात सुनोगे नहीं ना, तो आपको यहाँ से पढ़ के ये समझ नहीं आनी, कंफ्यूज रहोगे। ध्यान से बात सुनो, और जितनी बात मैं बता रहा हूँ ना, इतनी सुनो, इतनी पढ़ो, उसके बाद जाके क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब ये बेसिक बात क्लियर हो जाएगी, अगली बातें खुद से खुद क्लियर होती जाएंगी। सुने ज़रा बात, ये क्या है, इसी की चलें बात करते हैं। ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया HNO3 क्या है, आप इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ऐसे है ना, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। हर एसिड्स का कोई ना कोई एक जनरल, एक नॉर्मल, कोई ना कोई फॉर्म मौजूद है, जैसा कि HNO3, जैसा कि H2SO4, जैसा कि H3PO4, जैसा कि H2CO3। ये सारे एसिड ऐसे हैं जो आपने बहुत कॉमनली जनरली सुने हुए हैं, ऐसे है ना। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, H2CO3, आप नोटिस करें तो सबके आखिर में एक एसिड आ रहा है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक जनरल फॉर्म है ना, उसको हम एक एसिड के नाम से उसके लास्ट में एक एसिड लगा देते हैं। शुरू में अगर नाइट्रोजन है तो आप नाइट्रोजन का लगा दें, नाइट्रिक एसिड। अगर सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरिक है, फास्फोरिक एसिड। तो क्या आप HClO3 इसको क्लोरिक एसिड नहीं कह सकते? कहा जा सकता है ना। इसके जो जनरल फॉर्म है ना, वो HClO3, आर्बिट्रेरी फॉर्म जिसको बोलते हैं, HClO3। बात समझ आइए। मैंने इनके रेफरेंस इसलिए बताया कि कंफ्यूज नहीं होना। अभी बुक नहीं देखनी, जितनी बात मैं कह रहा हूं ना पहले ये सुने, उसके बाद बुक मैं खुद बताता हूं आपको। HClO3, इसको क्या मैं फिर क्लोरिक एसिड कह सकता हूं? जैसे कार्बोनिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, फास्फोरिक, क्लोरिक। मुश्किल है कि इसमें? इसका मतलब क्या हुआ? HClO3 will be called
अच्छा, इसको क्लोरिक एसिड कह लूं या हैलिक एसिड कह लूं तो कोई इतराज है? हैलिक एसिड क्यों कह सकता हूं इसको हैलिक एसिड? सोच के बताएं ज़रा, अपने मासूम जहनों पे ज़रा बोझ डालें। क्यों कहा जा सकता है इसको हैलिक एसिड? हैलोजन, जनरल। अच्छा, अगर HBO3 हो तो बोरिक एसिड, आपने पढ़ा हो। अच्छा, अगर HIO3 हो तो आयोडिक एसिड। मुश्किल है कोई इसमें? HClO3 हैलिक एसिड, जनरल नाम हैलोजन के लिहाज से। तो चले, या यूं कर लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं HXO3। चलो अब खुश हो, HXO3, X हैलोजन से शो करते हैं ना, X को हैलोजन से शो किया जाता है ना। HXO3 का क्या मतलब है? इसका नाम होगा जनाब अली हैलिक एसिड। क्लियर होगी जी बात? ओके, अब मुझे ये बताएं कि HNO3 का जब आप सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि जब इसमें से प्रोटॉन अलग होता है तो NO3 नेगेटिव बनता है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, एट। मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको शायद 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में भी ये बात की थी कि जब हम वर्ड यूज़ कर रहे थे ना एट का, तो एट का वर्ड यूज़ हो रहा होता है कि शुरू का जो एलिमेंट है वो जनरल होगा, यानी जो भी होगा, सल्फर, फास्फोरस, जो भी हो, आप वो लगा देंगे। और उसके बाद जब एट का वर्ड आ रहा होगा, इट मीन्स इट विल बी अ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, तो इसको क्लोरेट कहते हैं। हमें क्या मसला होता है फिर? क्लियर होगी बात? तो अगर जनरल बात करूं तो इट्स सॉल्ट विल बी कॉल्ड हैलेट। समझ आ गई बात की? क्या हो गया? अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, एक एसिड का नाम और दूसरा सॉल्ट का नाम। बुक नहीं अभी देखनी, अभी इधर ध्यान रखें। क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया जनाब अली HXO3, जिसमें वन थिंग विल बी हाइड्रोजन, अदर थिंग विल बी हैलोजन। हैलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय X। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है? O3, ऑक्सीजन साथ में। तो हमने आपको बताया कि आर्बिट्रेरी जो नेम्स हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो यूजुअली यूज़ होते हैं, तो इसका जो आर्बिट्रेरी एसिड है वो है हैलिक एसिड। हैलिक एसिड तो इसको कहा जाएगा और इसके सॉल्ट का नाम होगा हैलेट। क्लियर होगी? अच्छा, अगर ये मैंने हैलेट कहा है ना, क्योंकि मैंने यहां पे X लगाया है। अगर मैं यहां पे ClO3 लगाता लाइक दिस तो क्या कहता? क्लोरेट। अगर मैं BO3 लगाता, बोरेट। अगर मैं IO3 लगाता, आयोडेट। मुश्किल है क्या? नेक्स्ट देखें, HXO4। मैंने क्या किया? मैंने एक ऑक्सीजन बढ़ा दी है। मैंने क्या किया है? एक ऑक्सीजन बढ़ा दी। जब इसका ऑक्सीजन एक बढ़ाई दे, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि वाटर है। वाटर H2O क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड है। H2O वाटर हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन ऐड हुई ना, याद रखने के लिए बता रहा हूं, एक ऑक्सीजन ऐड हुई तो पर हैलिक एसिड, हैलिक एसिड के ऊपर पर हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड। और फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? जब यहां पे आपने हैलिक एसिड से बनाया है हैलेट, तो इसका हो गया पर हैलिक एसिड, तो ये हो जाएगा पर हैलेट। बस सिंपल सी बात। हैलेट पर हैलेट, हैलिक एसिड पर हैलिक एसिड। इतना रखें, आज का टाइम लेक्चर का ख़त्म हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ से है? मैंने आपको बताया पेज नंबर 87 के जो
टेबल है, इसमें मैंने नीचे वाले 2 आपको पहले करवाए हैं, ऊपर वाले 2 अभी नहीं हमने किए। कौन सा? पहला और दूसरा जो है ना, हाइपोहेलस एसिड और हेलिस एसिड, वो नहीं मैंने अभी बताया। मैंने आपको शुरू करवाया तीसरे से, क्या? हेलिक एसिड, जो कि इसका आर्बिट्रेरी एसिड है, जनरल एसिड है इसका, HXO3 हेलिक एसिड, सॉल्ट नेम विल बी हेलेट, लाइक फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हेलेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट। क्लियर? ओके। दूसरी बात, इस तरफ क्या होगा, जब एक ऑक्सीजन ऐड हुई है इसमें, HXO4 बन गया, तो फिर पर हेलिक एसिड, और ये इधर क्या हो जाएगा, पर हेलेट। इतना रखें। और इसमें ना पॉइंट्स में अगर आप देखें तो बल्कि अच्छी बात है, आप देख लेना, पेज नंबर 86 पे देखें ज़रा। पहला पैराग्राफ आपका हो गया, और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 मैंने करवाए हैं आपको। कौन कौन से? पॉइंट नंबर 1 जो पेज नंबर 86 पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, इस तरतीब से करने से आपको आसानी ज़्यादा होगी। आज बस 10 मिनट भी और होते तो पूरा हो जाता, लेकिन चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप अच्छे तरीके से इसको याद करके आएँ। हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया है। टेबल में हमने जो 3rd और 4th वाला डिस्कस किया है, पहले दोनों भी डिस्कस नहीं किए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ये मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। आज हमने डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन भी पढ़ा है, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन, उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, गुड लक।